अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज दिन है बुध का और तारीख़ है 1 फरवरी सन 2023। दोस्तों आज के व्लॉग से पहले मैं कुछ अशार आपके सामने पेश करूंगी जिसमें जो मौजूदा दौर है उसमें जो कुछ हो रहा है उसकी वो अक्कासी करते हैं। तो प्लीज़ आप ये शेर जो है वो गौर से सुने और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये शेर बहुत अच्छे लगेंगे और कुछ जो है ना जो सोए हुए ज़मीर हैं उनको शायद जगाने में काम आ सकें। सब गुनाह हराम चलने दो, कह रहे हैं निज़ाम चलने दो, ज़िद है क्या वक्त को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो, अहलियत क्या है मेरी छोड़ो इसे, नाम काफ़ी है नाम चलने दो, हक़ को छोड़ो किताब को छोड़ो, हक़ को छोड़ो किताब को छोड़ो, हुक्म हाकिम से काम चलने दो, शाह जाएगा शाह आएगा, शाह जाएगा शाह आएगा, तुम रहोगे ग़ुलाम चलने दो। उम्मीद करती हूँ कि इसमें जो जो लफ्ज़ बयान किया गया है ना वो बिल्कुल आपको जो है वो क्या कहते हैं उससे जो मौजूदा दौर हुकूमत में जो जालिम हम पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जिस किस्म का जुल्म कर रहे हैं, ये उनकी अक्कासी कर रहे हैं। जी दोस्तों, आज व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज इमरान खान ने अपनी तकरीर की और इस 51 मिनट की तकरीर में इमरान खान ने कुछ बातें जो वो हमेशा हर तकरीर में करते हैं उन्होंने बोली, लेकिन कुछ बातों का जिक्र उन्होंने एक नए अंदाज में उन्होंने बताया कि तालिबान क्यों इस तरह से सरगर्म हो गए हैं पाकिस्तान में और क्यों दहशतगर्दी हो रही है और मेरी दौरे हुकूमत में किस तरह से मैं उनके साथ नरम मिजाज कर के बात किया करता था और किस तरह से मैं उनके साथ ताल्लुकात में रहता था। उन्होंने कुछ जर्नल्स का जिक्र किया और उनमें से जनरल नदीम अंजुम बाजवा का तो वो हमेशा से अपनी हर तकरीर में जिक्र करते हैं और जनरल फैज़ का उन्होंने जिक्र किया। रिदा, इमरान खान के तकरीर में जो उन्होंने जर्नल्स का जिक्र किया कि इनकी बदौलत जो पाकिस्तान में जो तबाह बर्बादी हुई है और जो आजकल दहशतगर्दी हो रही है वो इन्हीं की बदौलत है, क्या कहेंगे इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तानी शमी, हमने पिछले व्लॉग में भी बात की, जब इमरान खान की हुकूमत थी ना तो इमरान खान तो भी ये मसाइल का सामना था, दहशतगर्दी का, तालिबान की तरफ से, टीटीपी वालों की तरफ से, और स्पेशली केपीके के हालात, बलूचिस्तान के हालात, कोयटा के हालात, इमरान खान पूरे मुल्क को लेकर चल रहे थे। और इमरान खान के पास सबसे बेहतरीन हल यही था कि वो बैठाकर आराम से उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ, उनके मसाइल सुने जाएँ, उनके और हमारे मसाइल वो सुन सकें, ताकि ये मुल्क टूटे ना, क्योंकि हम दहशतगर्दी, जंग, फसाद अफोर्ड नहीं कर सकते। इसमें बहुत सी जानों की कुर्बानियाँ दी जाती हैं, तो मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की कुर्बानी क्यों दूँ, क्यों आना पसंदगी से काम लूँ? वो ये चाह रहे थे ना, मगर कहते हैं ना वो इनको ये बर्दाश्त नहीं थी, क्योंकि दहशतगर्द ये लोग खुद एंटर करते हैं। ये दहशतगर्दी करते ही इसलिए हैं कि आवाम को ना इस तरह आवाम का ध्यान जो है इनकी तरफ आए ना। बेहतरीन है इसका ये हल है कि दहशतगर्दी इतनी आम कर दो कि आवाम सिर्फ खौफजदा होगी, घरों में कैद रह जाए। ठीक है ना, इमरान खान बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मसाइल का हल निकालने चले थे, मगर वही बात है ना कि एक अच्छाई और 10 बुराइयाँ, तो फिर ऐसा ही होता है। रिदा, वो तालिबान के साथ ना मुज़ाकरात करते थे और मुझे ऐसा लगता है जैसे तालिबान में भी ना इमरान खान का सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद था। चलिए, नदीम अंजुम को तो मैं कहता हूँ रिज़ाइन कर, उन्होंने नदीम अंजुम का नाम लिया ना, नदीम अंजुम को अब रिज़ाइन कर देना चाहिए। जब टीटीपी वालों ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली कि वो धमाका हमने कराया था, इतना बारूदी मवाद अंदर दाखिल कैसे हुआ, एजेंसीज किधर थी, वो ऑफिसर्स किधर थे, CCTV फुटेज कोई एक मंजर आम पे नहीं आई, वो गाड़ी अंदर पहुंची कैसे, और सब में मजे की बात शमी एक क्वेश्चन मार्क है, इतनी ज़्यादा पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद कैसे थी? ये पूरा प्लान था, स्पेशली पुलिस वालों को टारगेट बनाया गया है और स्पेशली ये सब कुछ किया गया है, टारगेट बना के उनको मारा गया है शमी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, क्योंकि इतनी 150 अफराद मारे गए शमी, उसमें ज़ारे के ज़ारे पुलिस एहलकार है और ज़्यादातर नौजवान है शमी, नौजवान पुलिस वालों को मारा गया है। रिदा, इसमें से दो नौजवानों की आज नमाज जनाजा हुई जिनकी दोस्ती बचपन, कॉलेज, स्कूलिंग एक साथ हुई और फिर एक ही जगह पे वो तैनात हुए थे और फिर एक ही जगह उन दोनों की वो शहीद हुए और फिर जब कब्रें थी वो भी दोनों की, इनको स्पेशली बुलाया गया था। बिल्कुल, ये जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि स्पेशली वहाँ उनको जमा किया गया और वो गाड़ी का जो धमाका हुआ है वो बंदा, और अभी तक शिमी कोई CCTV फुटेज नहीं आई कि गाड़ी में बैठा हुआ कौन था, वो गाड़ी किसकी थी, वो नंबर प्लेट, कोई फुटेज अब तक मंजर आम पे नहीं आई। और ये बार बार एक बयान दे रहे हैं कि हम कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, तो कातिल है कौन ये तो बता दो। ये आप भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि किसने कराया और किसने नहीं कराया। बिल्कुल।
جی دوستو، زرداری کے بارے میں عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ مجھ پر اب جو تھرڈ قاتلانہ حملہ ہوگا اس میں زرداری کرپشن کا پیسہ لے کر اس نے ایک پاکستان کے جو ایک تنظیم ہے اس کو وہ پیسہ دیا ہے، اور مجھ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوگا اس میں زرداری شامل ہے، جس کی وجہ سے زرداری نے عمران خان پہ حد کے حد عزت کا دعویٰ کیا ہے. اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں آج بھی اپنے اس بیان پر قائم ہوں، اور زرداری بہت شوق سے جائے تک عزت کا دعویٰ کرے، اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی زرداری کا لوگوں کو معلوم ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ زرداری کتنا بڑا کرپٹ مافیا ہے. ردا، زرداری جیسے انسان جو ہے نا، یہ کیا کہتے ہیں اسے، ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی کہ زرداری جیسے انسان یہ اب بول رہے ہیں کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. شمی، میں کہتی ہوں کہ زرداری کا دعویٰ کرنا کہ عزت ہو گیا، کہ ان کی عزت میں کوئی توہین ہو گئی، کوئی کمی آ گئی، قیامت کی ہی نشانی ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ان کی بھی کوئی عزت ہے. یہ دعویٰ وہ کرے جس کی کوئی عزت ہو. ان کی بیٹوں کی، اور اسپیشلی ان کے جو کریئر ہے اس میں انہوں نے کوئی عزت نہیں کمائی. سب جانتے ہیں زرداری کیسا آدمی ہے اور کتنا بڑا، کہتے ہیں نا مگرمچھ گئے کہ دجال بھی اس کی شکل کا ہی ہوگا. کون عزت اس کی عزت کرتا ہے، کون ہے عزت کرواتا ہے، اور کس طرح کرواتا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتی ہوں. پیسے کی بدولت. ردا، اس کی عزت، اس کے بیٹے کی عزت کون کرتا ہے سوائے وہ بیچارے مظلوم سندھی ہیں، یا پھر ان کی جو زرداری مافیا کے حرام کے پیسے پلنے والے لوگ ہیں. تم چاہیں لوگوں کو مار دو، تم ایم پی اے خرید لو، تم لوگ کہتے ہیں نا تم کچھ بھی کہہ لو، تو کچھ بڑی بات نہیں ہے. مگر اگر تم پہ ایک الزام لگ گیا، اور صرف یہ الزام ہے کہ زرداری نے پیسے دیے ہیں عمران خان کو مروانے کے، تو اس میں ان کی عزت کہاں سے آ گئی؟ بالکل وہی بات ہے، ان کی عزت کہاں سے آ گئی؟ اور یہ ایم پی اے خریدنے چلے تھے ہیں، ایم پی اے خرید، لوگوں کی زمین خرید رہے ہو، لوگوں کو مروا رہے ہو، لوگوں کو اغوا کروا رہے ہو، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کروا رہے ہو، زمینوں پہ قبضے کرا رہے ہو. سندھ پانی میں ڈوب گیا. ردا، جب رجیم چینج آیا تو کراچی سے سندھ سے پیسہ کیپٹل میں آیا، تو کس نے بھیجا پیسہ؟ زرداری نے بھیجا نا. اتنا پیسہ اس کے پاس ہے، یہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، یہ اتنا مگرمچھ بنا کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ بالکل. ردا، عمران خان اپنے آخری دور حکومت میں بھی یہ کہتے رہتے تھے کہ کراچی میں جو بھی کیس ہو نا، یا کسی زمین خریدی جائے، یا کوئی کسی قسم کا کوئی بزنس ہو، اس میں 10% زرداری کے اس میں جاتا ہے. پورا مافیا ہے شمی، جس کا سردار زرداری ہے. میں تو کہتی ہوں دجال ہوگا نا، اسی کی شکل کا ہوگا. بالکل. جی دوستو، آج کے دن سب سے اچھی خبر یہ کہ فواد چودھری جو ہے وہ ان کو رہائی مل گئی، اڈیالہ جیل سے وہ رہا ہو گئے، اور باہر نکل کر جو ہے نا انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ وہ عمران خان سے ملنے کے لیے انہوں نے پلان بنایا. اور اسد عمر نے یہ بولا کہ اگر فواد چودھری جیسے انسان کو انہوں نے حکومت کے بارے میں انہوں نے بولا کہ ان کو اریسٹ کیا، وہ انسان اندر کم خطرناک ہے، باہر نکل کے زیادہ ان کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. اور وہی ہو رہا ہے. فواد چودھری نے نکلتے ساتھ ہی پریس کانفرنس کی، اور جس میں فواد چودھری ردا بولے کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر جہلم کے لوگ اور میاں والی کے لوگ غدار ہیں، تو وفادار اور محب وطن کون ہے؟ شمی، صرف یہی نہیں کہ جھیلم کے یا میاں والی کے لوگ غدار ہیں، میں کہتی ہوں صحافی بھی ہمارے غدار تھے. بالکل. وہ اگر آواز اٹھاتے تھے وہ بھی غدار تھے. ایک عام آدمی آواز اٹھا رہا ہے وہ بھی غدار ہے. ٹویٹر پہ جو لوگ یوتھ ہماری بیٹھی وہ بھی غدار ہے. وہ سارے غدار ہوگا. ان سب کا سردار جو عمران خان ہے. بالکل. جو بندہ سوال ان سے آگے پوچھ لینا وہ غدار بن جاتا ہے. صرف یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ غدار ہیں. ردا، وہ عمران ریاض خان نے کہا ہے نا کہ جب یہ شہید آرمی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کہا ہے کہ جب یہ شہید بھی ہو جائے نا تو پھر ان کے واہ واہ ہوتی ہے، اور ہم اگر ملک کے بارے میں بولیں تو ہم غدار، تو ہمارے گلوں میں پھٹیاں پہنا دو اور اس کے اوپر غدار لکھ دو اور کہو کہ یہ غدار ہے. وہی نا، جو بندہ سوال کرے وہ غدار ہے، وہ باغی ہے، وہ ملک توڑ رہا ہے، ملک میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے. مطلب کہ سوال نہ کیے جائیں. تم کچھ بھی کر لو، تم ملک کو ڈبو لو، تم لوگوں کو مروا لو، تم لوگوں کو بحرانہ کر دو، مگر غدار جو ہے ہر وہ بندہ ہے، ہر وہ عام بندہ، صرف پی ٹی آئی والے نہیں، ہر وہ بندہ سوال کر رہا ہے ان سے آ کے وہ غدار ہے. اگر ہماری فوج سے سوال کر لو تو ہم غدار ہو گئے، ہم فوج میں بغاوت پیدا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں غدار کا ورڈ تو ایسا ہو گیا کہ کھانا بھی اگر کھانے میں مرضی سے کھا لے تو ہم غدار ہو گئے. ہمارا ملک، ہماری محنت، ہم ہی غدار. تو بھائی وفادار ہے کون بتا دو. کہ جو لوگ بہرانہ کر رہے ہیں وہ وفادار تھے، یا جو وردیوں میں گھوم رہے ہیں وہ وردیوں میں لوگوں کو راتوں کے اندھیرے میں اٹھا رہے ہیں، یا جو بند کمروں میں فیصلے کرا رہے ہیں وہ محب وطن ہیں. تو پھر بچا لو اس ملک کو، کھڑا کر لو اس ملک کو اگر تم وہ محب وطن ہو تو. جی دوستو، جیسے کہ پشاور میں بم دھماکہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے نا وہاں پر جو پولیس کمیونٹی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، دہشت گردوں نے نشانہ بنایا. اس کے بعد
पुलिस जो है वो खड़ी हो गई है और KPK पुलिस ने आज एहतजाज किया है, बैनर्स उठा के, बहुत बड़ा एहतजाज था जिसमें उन्होंने जो है वो मिलकर एक नारा लगाया है और उन्होंने कहा है कि नामालूम अफराद, जो कि वो नामालूम अफराद जिन्होंने दहशतगर्दी करके मासूम लोगों का जो है वो खून बहाया है और उन्हें शहीद किया है, उनको पकड़ा जाए। अगर उनके बारे में कोई इकदाम ना उठाया गया तो हम सब मिलकर एक ही दिन पुलिस वाले जो है वो इस्तीफा देंगे। रिदा, इतनी बड़ी चेंज, इतना बड़ा क्या कहते हैं रिएक्शन, क्या कहेंगी इस बारे में? मैं कहती शमी बहुत पॉजिटिव चेंज है, यही होना चाहिए। बिल्कुल। मगर इन्होंने अब देर कर दी शमी, 150 जनाजे उठाने के बाद अब इनका लहू गरमाया है। वही बात है ना कि पहले खड़े हो जाते तो वो 150 जनाजे ना उठाए जाते। जैसे मुराद से कितने 8-9 महीनों से कह रहे थे कि ये हालात खराब होंगे, वो बंदा कह रहा था, वो बता रहा था कि KPK के हालात KPK निशाने पर है, किसी वक्त भी ये हो सकता है। उस वक्त इनको खड़ा होना चाहिए। अब जब अपने जनाजे अपने हाथों से उठाए हैं ना, अब तकलीफ हो रही है। मतलब ये है कि अब हर इलाके में हर घर से एक शहीद जाएगा तो फिर ये आवाम घरों से निकलेगी। इमरान खान कब से 9 महीने से बता रहे हैं कि हालात ये हो जाएंगे, मगर ये आवाम घरों में सोती रहती है। मैं तो कहती बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज है, बहुत ही अच्छी बात है और ये अब हर इलाके में हो जाना चाहिए। अब आवाम को इस तरह हर इलाके में निकलना चाहिए। हारिदा, जो पुलिस का इदारा जो कि जिसके ऊपर एक क्या कहते हैं बदनामी का धब्बा लगा हुआ है, मैं कहती हूँ ये बेहतरीन मौका है कि वो अपना धब्बा जो है वो धोएं। अब वही बात है ना शिमी, अब निशाना ये पहले तो आम निशाना थी ना, पहले तो सहाफ़ी निशाना थे, अब हमारे पुलिस वाले भी निशाना बनाए जा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी निशाना बनाई जा रही हैं। अब इसके बाद जो है अगला नंबर हमारी फौज का होगा और जब फौज पे हाथ डाला जाएगा कह देंगे आम आवाम जो है फिर PTI के कारकुनों ने हाथ डाला है। रिदा, एक और भी पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं कि जो लिफाफी ग्रुप है PDM का, उन्होंने ये हर अपनी न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे ये क्या कहते हैं उसे एक ट्रेंड चला रहे हैं कि पेशावर में जो दहशतगर्दी हो रही है वो इलेक्शन की ताख़ीर है, इलेक्शन वहाँ नहीं हो सकता, इलेक्शन के हालात वहाँ साजगार नहीं है। हालांकि अप्रैल की 15 से 17 अप्रैल की डेट भी मेरे ख्याल में अनाउंस हो गई है KPK में। अगर इलेक्शन नहीं कराते मुल्क टूट जाएगा, फिर तो आवाम को निकल आना चाहिए। बिल्कुल, ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं, मैं कहती हूँ मुल्क में जितने बदतरीन हालात क्यों ना हो जाए, इलेक्शन ही वाहिद इसका हल है कि हालात तब्दील होंगे, वरना इससे बदतरीन हालात फिर तो 5 साल तक ये हालात मुल्क के बना के रखेंगे ताकि इलेक्शन हो ही ना सके। ये जानबूझ के मुल्क के हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आती। यही मसला है ना कि दहशतगर्दी क्यों हो रही है, स्ट्रीट क्राइम क्यों बढ़ रहा है, ताकि आवाम का जो रुझान है वो इलेक्शन की तरफ जाए ना। और ये जो हालात है ना शिमी, सिर्फ PTI की नुकसान नहीं है, पूरे पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। आवाम को सिर्फ ये नहीं कि PTI की कारकुन ही बाहर निकले या इमरान खान के फॉलोअर्स ही बाहर निकले, ये नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। अब 150 जनाजे जिनके उठे हैं ना, वो PTI वाले नहीं थे, वो PTI के मानने वाले नहीं थे, वो सिक्योरिटी वाले थे, वो पुलिस वाले थे, वर्दियों में उन्होंने अपनी जानें दी हैं, जवान लाशें उठाए गए हैं और ये प्री प्लान था शिमी, ये करवाया गया है। और मज़े की बात देखिए, आज वो नए मैं वही बात करती हूँ, एक मेरे दिमाग में आ गई तस्वीर देखकर कि आज सुनने में आया इन्होंने हल्फ भी कोई उठाया मरियम बीबी ने, अच्छा कराने के बाद। और मैं कहती हूँ कितनी कॉपी करोगे, कॉपी बीच बन गई, कॉपी कैट करोगे तो कैट को बुरा लग जाएगा कि वो पूरी टीम ने भाई हल्फ तो अपनी मर्जी का कहते हैं ना, अपना ले आते या कोई नई चीज़ ले आते, इमरान खान कॉपी करने चले हल्फ उठाया, ये लोग भी अब हल्फ उठाएंगे। 30 साल से जो जिनकी जिंदगी एक झूठ है, जिनका हर कदम एक झूठ है, अब ये लोग भी लोगों से फेक जिंदगी गुजार रहे हैं। रिदा, 30 साल फ्रॉडी जिंदगी, 30 साल फ्रॉडी कुर्सियां, 30 साल फ्रॉडी क्या कहते हैं उसको, दिखावे की सियासत, जस्ट दिखावे की सियासत। अब हमारा हल्फ भी चोरी कर लिया, पहले हमारे स्लोगन चोरी किया करते थे, अब हल्फ भी वहाँ चोरी कर लिया, कितना दिखावा करेंगे। बिल्कुल रिदा, शाहिद खाकान अब्बासी ने भी जो है ना वो पार्टी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अच्छा किया, अपनी इज्जत बचा ली उन्होंने वक्त रहते जितनी इनकी जिंदगी रह गई ना, इन्होंने बहुत अच्छा किया कि पहले इस गंदगी से दूर होगा। मैं तो कहती हूँ 1 by 1 इनकी भी कहते हैं ना पार्टी से लोगों को निकल जाना चाहिए जिनको अपनी इज्जत प्यारी है, वरना वही बात है ना फिर उनकी नस्लें इस बेइज्जती को और इस जिल्लत को बर्दाश्त करेंगी। बहुत अच्छा फैसला किया खाकान अब्बासी ने, मगर फिर अब वही बात है पार्टी से तो निकल गए, अपनी गुनाहों की तौबा भी कर ले बस अब, और साइड पे हो जाए, अब सियासत का हिस्सा ना बने, क्योंकि जितनी गंदगी फैला चुके हैं ना नून लीग में घुसकर, अब बस जितनी जिंदगी रह गई तौबा ही करे अल्लाह में से, जितने इन्होंने गुनाह कर लिए हैं। और फिर मेरी वही बात है, नून लीगी पटवारियों को बात कहूँगी कि इमरान खान को बुरा कहते हो, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हो, और फिर कॉपी भी इमरान खान की करते हो। अब जरा अपने कायद से पूछो ना कि ये हल्फ तो PTI वाले उठाया करते थे, अब क्या हो गया और किस बेस पे ये हल्फ उठा रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या बताना चाहती है आवाम को, क्या दिखाना चाहती है मरियम बीबी। ये हल्फ उठाएंगी शिम्मी, ये हल्फ
اب یہی اللہ میاں بس یہی رہ گیا کہ اب اللہ میاں کا حلف اٹھانا شمی آپ سمجھتی ہیں اس کا مطلب؟ بھائی ردا وہ ایک ان کی خواہش ہے نا کہ کسی نے کسی رکنیت کسی عہدے کے لیے وہ حلف اٹھائے، وہ تو وہ اٹھا نہیں سکتی. ان کا بیان آیا تھا نا کہ سرجری کرانے میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی جو جان کو خطرہ تھا، میں موت کے منہ سے باہر نکل کر آئی ہوں. تو ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ ایسی کون سی سرجری تھی جو ان کی جان کو خطرہ تھا. سننے میں گلے کی سرجری تھی اور آج اتنی زور چلا کے اسپیچ کر رہی تھی، مجھے نہیں لگا کہ سرجری ہوئی ہے یا اسپیکر لگوا کے آئی ہیں اندر کوئی. چلیں بہتر